Hello guys, what's up? This is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecobus Commerce for your CGPSC Assistant Professor and Lecturer or can say PGT examination. So in our last video we have discussed say a sixth question and the seventh question was a homework for you and अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं लिया है ना मतलब मुझे अभी तक किसी ने इसका आंसर नहीं किया दैट्स व्हाई आई एम स्कीपिंग दैट क्वेश्चन और अगर कल भी मुझे ये आंसर नहीं मतलब आज दिन भर में ये आंसर नहीं मिलता है तो कल मैं इसको डिस्कस करूंगा विथ सॉल्यूशन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने तो क्वेश्चन नंबर 8 है which of the following is not the limitation of activity based costing कौन सी गतिविधि आधारित लागत निर्धारण की सीमा यानी लिमिटेशन नहीं है इट इन्वॉल्व वेरियस सपोर्ट एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ओके ये लिमिटेशन तो हो सकता है इट डज नॉट प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग हाँ ये भी थोड़ा निगेटिव साउंड कर रहा है all cost cannot be identified easily with a particular activity okay ये भी निगेटिव साउंड कर रहा है setup cost as well as cost of running and updating the abc system are very high ये भी निगेटिव साउंड कर रहा है अब ऐसी जगह पे आपका जो बेसिक नॉलेज होता है ना वो काम आता है चलिए हिंदी में एक बार और पढ़ लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहला है इसमें उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न सहायक गतिविधियां शामिल होती है ठीक है दूसरा यह निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं करता है सी है सभी लागतों को किसी विशेष गतिविधि से आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है डी है सेटअप लागत के साथ साथ एबीसी सिस्टम को चलाने और अपडेट करने की लागत बहुत अधिक होती है एबीसी का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसको हम एबीसी बोलते हैं आंसर आप देखेंगे आंसर है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी एबीसी एक लागत निर्धारण विधि है यानी कि इट इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट आइडेंटिफाइज एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन and assigns the cost of each activity to all products and services according to the actual consumption by each मतलब प्रत्येक के द्वारा ठीक है वास्तविक खपत और के अनुसार निर्धारित करती है मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कितना टाइम लेती है उसके अनुसार उसका कंजप्शन होगा जैसे कि एक पंखा जो होता है वो कितना टाइम चलता है तो इतने यूनिट बिजली हमको लगती है सेम है ये इसलिए यह मॉडल पारंपरिक लागत निर्धारण की तुलना में प्रत्यक्ष लागतों में अधिक अप्रत्यक्ष लागत निर्धारित करता है ABC calculation is as follows identify all the activity required to create the product मतलब उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों की पहचान करना पड़ेगा पहले दूसरा जो हमको करना पड़ेगा डिवाइड द एक्टिविटी इनटू कॉस्ट पूल्स तो लागत पूल में विभाजित करना है ठीक है क्या किस किस टाइप की लागत है मतलब उनका बेसिक आपको अलग करना है लागतों को अलग अलग लागतों को अलग अलग कर रखना है फिक्स्ड कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है which includes all the individual cost related to an activity जिसमें संबंधित सभी व्यक्तिगत लागतें शामिल हैं such as manufacturing calculating the total overhead of each cost pool प्रत्येक लागत पूल के कुल ओवरहेड की गणना करना है ये इस तरह से इनकी इनका निर्धारण होता है अब यहाँ पे एक जो हमको ये समझ में आता है कि इनका आंसर क्या होगा पहली बात ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी एनालिसिस जिसको बोलते हैं ठीक है इसके बारे में आपने अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये एक कॉस्टिंग का मेथड है और ये जो क्वेश्चन है वो हमारे कॉस्टिंग से है ठीक है और कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इसको देख रहे हैं या जैसे भी है तो एबीसी एनालिसिस बोलते हैं या फिर एबीसी कॉस्टिंग बोल देते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं सर ये आपको अच्छे से देख के ही जानी है कभी भी ये जो चीजें ऐसी चीजें जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं हमको छोड़ के नहीं जानी चाहिए ठीक है और इसका जो मेन जो लिमिटेशन जो इसमें आता है नहीं है ठीक है
It involves various support activities in the process of making product. तो एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हमको करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जो एक्टिविटी होती है उस पर फोकस रहता है। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर मैं एबीसी एनालिसिस का ही क्लास लूं तो शायद मुझे आधा घंटा लग जाएगा। मतलब मैं जब बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि एबीसी क्या है, तो यहाँ पे समटाइम एग्जाम में ए बी सी ही दे देता है। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको बता दिया जाए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज यूजुअली लार्जर देन द इनकम इफेक्ट इन, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इफेक्ट इन रियल वर्ल्ड बिकॉज प्रतिस्थापन प्रभाव आमतौर पर वास्तविक दुनिया के प्रभाव से बड़ा होता है क्योंकि, ठीक है। प्रभाव यानी कि एक की जगह दूसरा आ जाना, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह कलर टीवी बड़ा वाला की जगह एलसीडी टीवी, एलसीडी की जगह पे एलईडी टीवी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। मतलब एक चीज जब दूसरे चीज को रिप्लेस कर दे तो उसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। वास्तविक दुनिया में देन द इनकम इफेक्ट इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, आय प्रभाव से बड़ा होता है असली दुनिया में, ठीक है। उपभोक्ता आमतौर पर किसी एक समुदाय पर आय का केवल एक छोटा सा हिस्सा खर्च करता है। कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम ऑन एनी वन कम्युनिटी। सेकंड है, उपभोक्ता अक्सर वस्तुओं की एक छोटी संख्या का उपयोग करता है। कंज्यूमर ऑफ्टन कंज्यूम्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कमोडिटीज। सी है, उपभोक्ता केवल आय या उपभोग का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करता है। कंज्यूमर ओनली स्पेंड स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम और कंजप्शन। डी है, उपभोक्ता की आय उपभोक्ता के संबंध में अपेक्षाकृत कम होती है। कंज्यूमर इनकम इज रिलेटिवली स्मॉलर इन रिलेशन टू द कंजम्पशन, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिया है, पढ़ लिया अपन ने। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतिस्थापन प्रभाव यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली होता बड़ा है, लेकिन जब हम इनकम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये नॉर्मल जो आपने सोचा है उससे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि, ठीक है। अब इसका कारण, एक यूजुअल कारण जो होता है वो आपको निकालना है। बहुत सिंपल तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक अगर आप अपना पीओएम जिसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा दें, तो उपभोक्ता अक्सर वस्तुओं की एक छोटी संख्या का उपयोग करता है। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। उपभोक्ता अक्सर वस्तुओं की एक छोटी संख्या का उपभोग करता है, पूरी संख्या का उपभोग वो नहीं करता, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया तो एक बार और रिपीट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें इनकम इफेक्ट, जो दो टॉपिक आपको लिखे गए हैं, इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट होता है रियल वर्ल्ड पे, जब नॉर्मल गुड्स पे अपन डील करते हैं तब। सब्स्टिट्यूट गुड पे डील करते हैं तब भी इनकम इफेक्ट आता है उस पे। और ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल लगता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट है, बट ये इकोनॉमिक्स से ज्यादा आपके बिजनेस में है, मतलब मैनेजमेंट का एक पार्ट है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्राइसिंग ऑफ सेटिंग अ प्राइस टारगेट बाय द फर्म एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट वुड अलाउ द फर्म टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट्स एट दैट प्राइस इज कॉल्ड। जब फर्म के द्वारा मूल्य निर्धारण करने और उसके फिर एक उत्पाद विकसित करने की प्रथा जो फर्म को उस मूल्य पर कुल लाभ को अधिकतम करने की अनुमति देगी, उसे क्या कहा जाता है? अ, अधिकतम करने की अनुमति देगी। देखो कुछ कुछ पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा आपको। फर्म द्वारा मूल्य निर्धारण
ठीक है, मूल्य मूल्य का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उत्पाद को विकसित करने, मतलब उस उत्पाद जो है, प्रोडक्ट जो है, उसको डेवलप करने की प्रथा, जो फर्म को उस मूल्य पर कुल लाभ को अधिकतम करने के लिए अनुमति देती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक मूल्य होता है जिसमें हम सामान को बेचते हैं, और एक मूल्य होता है जो उसका एमआरपी होता है, और एक मूल्य वो होता है जिसमें हमने उसको बनाया है। जैसे कि मैंने एक रिमोट बनाया या मोबाइल बनाई, मैंने मोबाइल बनाई चलिए, तो मैंने मोबाइल बनाई लेट्स से 4,000 रुपए की। मुझे टैक्स भी देना है, तो मैंने 4,000 रुपए और टैक्स दे दिए, तो मेरा मोबाइल हो गया 8,000 का। ये मेरी कॉस्टिंग हो गई। अब मैंने उस मोबाइल को मार्केट में लाया, तो मैंने प्राइसिंग अपनी डिसाइड करी कि मैं उस मोबाइल को 20,000 में बेचूंगा। ये हो गई मेरी एमआरपी। जब कस्टमर की डिमांड हुई जिस हिसाब से, तो मैंने प्राइसिंग करी 18,000, 17,000। ये मेरी हो गई सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो सबसे अधिक लाभ जो मुझे मिल सकता था, वो किस में मिलेगा? मुझे एमआरपी में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है प्रतिष्ठा मूल्य निर्धारण, यानी प्रेस्टीज प्राइसिंग। अब प्रेस्टीज प्राइसिंग कई लोग को नया शब्द लग रहा होगा, तो मैं बता देता हूं इसका पुराना शब्द जो है प्राइस सीलिंग जिसको बोलते हैं। सीलिंग फैन आपने देखा, आपकी छत जो है उस पे जो लगने वाला फैन है वो सीलिंग फैन होता है। तो सीलिंग का मतलब होता है छत, मतलब हमारे घर की जो लिमिट है वो सीलिंग है। तो सीलिंग जो है वो लिमिट है, दैट इज नथिंग बट एमआरपी, ठीक है। और यही होता है आपका प्राइस सीलिंग या प्रेस्टीज प्राइसिंग, ठीक है, अपने मूल्य को ज्यादा दिखाना। एम्पेरिकल स्टडीज इंडिकेट दैट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यानी एलएसी कर्व इज, अनुभवजन्य अध्ययन संकेत करते हैं कि दीर्घकालीन औसत लागत का जो वक्र होता है, औसत लागत का वक्र किस शेप में होता है, ठीक है। एल शेप होता है, यू शेप होता है, एस शेप होता है, वी शेप होता है। ये तो याद रखने वाली बात है, हालांकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज भी है, बट याद रखने वाली बात भी है, क्योंकि जिन्होंने 11th 12th करा होगा, पढ़ा होगा अच्छे से, उनको याद होगा ये चीज हमने पढ़ा था। तो एम्पेरिकल स्टडीज जो होता है उसमें एल शेप इसको बोला गया है। अब युवा का देखो, कई अनुभवजन अध्ययनों से पता लगता है कि लंबी अवधि की औसत लागत वक्र बड़ी संख्या में उद्योगों के लिए एल आकार का हो सकता है। यह निष्कर्ष बुनियादी सूक्ष्म शास्त्र में पढ़ाए जाने वाले पारंपरिक यू आकार के एलएसी वक्र के विपरीत है। तो दीर्घकालीन औसत लागत जो होती है वो हमारी एल शेप होती है, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म होती है वो हमारी किस में होती है, यू शेप में होती है। अब यू शेप में कौन सी शॉर्ट टर्म होती है, एकदम शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, एक जो लिमिटेड टाइम पीरियड 3 साल 4 साल का भी हो सकता है, यू शेप में रहेगा। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो धीरे धीरे जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होगा ना वो जीरो होते जाएगा। अबाउट टू जीरो होगा, एकदम जीरो तो नहीं होगा, बट अबाउट टू जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टेज में पहुंच जाएंगे आप जहां पे आपको कोई हरा नहीं पाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये जैसे कि आप जानते हैं आपके लिए, बट मैं इसका आंसर देके जाऊंगा। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? निम्नलिखित में से बाजार संगठन का कौन सा स्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन सा रूप मार्केट का सबसे ज्यादा प्रचलित है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार या द्वैधिकार, यानी कि डुओपोली, यानी दो लोगों का अधिकार। तो जो करेक्ट आंसर है वो होता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। ओलिगोपोली क्यों ऐसा है, पढ़ते हैं। अल्पाधिकार औद्योगिक क्षेत्रों के देशों के विनिर्माण क्षेत्रों में बाजार संगठन का प्रचलित रूप है। यदि किसी उत्पाद के कई उत्पादक हैं तो बाजार अल्पाधिकार के रूप में संगठित हो सकता है, लेकिन परिवहन लागत स्थानीय बाजार पर सीधे प्रतिस्पर्धा करने वालों की संख्या को सीमित करती है। मैं अगर बात करूं, एक मुंबई में कोई चीज बन रही है और एक छत्तीसगढ़ में चीज बन रही है, दोनों की कॉस्टिंग में बहुत अंतर हो सकते हैं, मे भी बहुत डिफर हो, लेकिन
मुझे अगर वो चीज छत्तीसगढ़ में बनानी है और वो चीज इतनी बड़ी है कि उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेट सपोज मुझे बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे जो है वो छत्तीसगढ़ में ही वो चीज चाहिए, ना कि मुंबई में। और मुंबई से अगर कोई पर्टिकुलर मशीनरी यहाँ छत्तीसगढ़ में लाई जाए केवल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी प्राइसिंग डिफरेंट हो सकती है, बट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब यहाँ से वहां ले जाने वाली कॉस्ट के कारण हम थोड़ा सा ज्यादा देके भी यही बनवा लेते हैं। समझ में आई बात? तो ओलिगोपोली इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि सबको समझ में आई होगी। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए, जो मैं आखिरी में बोल रहा हूँ आज, जो लोग पहुंच गए होंगे वो करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ बने रहने के लिए। पराक्रम बैच का ये सेकंड वीडियो था। और किसी को अगर कुछ भी समझ में ना आता हो तो बता दीजिए, या फिर आपको मैंने जो शॉर्ट में चीजें समझाई, अगर आपको पूरी फुल लेंथ क्लास चाहिए तो भी बता दीजिए। हालांकि मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि मैं कब उसकी क्लास लूंगा, बट कोशिश मेरी रहती है कि मैं क्लास लूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ, तो मिलेगी आपको मॉर्निंग में। थैंक यू।